बारे में डिस्कशन हम देख रहे थे। देखो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज मैथमेटिकल इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना? ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं अभी। इफ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू प्लस 50 जूल and W is equals to plus 20 joule, then what is delta U? Change in internal energy किसके इक्वल आएगी? Change in internal energy 30 जूल। तो यहाँ पे डेल्टा Q is equals to डेल्टा U plus W, it is plus 50 joule डेल्टा U plus of plus 20 joule। सॉल्व करने पे कितना आ गया? ये डेल्टा U is equals to plus 30 जूल इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगला एक और एग्जांपल है। if 40 joule is 40 जूल हीट इज एडेड टू द सिस्टम, किसी सिस्टम में मान लो 40 जूल हीट ऐड कर रहे हैं। if 40 जूल हीट इज added to the system and 20 joule work done on the system then find डेल्टा यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए क्वेश्चन? अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में वर्डिंग दी हुई है। कल हमने साइन कन्वेंशन पढ़े थे, यहाँ पे वर्डिंग में दिया हुआ है पूरा पोर्शन आपका। तो इसको अगर हम इमेजिन करें, जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है आपके पास में, है ना? दिस इज एनी सिस्टम या एनी सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन। तो हीट क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे हीट हम इसको दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? 40 जूल हीट इज एडेड। एडेड मतलब इसको हम हीट दे रहे हैं, डेल्टा क्यू, दिस इज एडेड, है ना? तो कौन सा साइन आएगा अगर सिस्टम को हीट देते? तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब इसके बाद है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जो सेकंड पार्ट है वर्क डन ऑन द सिस्टम, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पिस्टन है इसको आप नीचे दबा रहे हो और इसको नीचे दबा के ये लेके आए, तभी तो वर्क डन होगा ना। सिस्टम पे हमको वर्क करना पड़ रहा है। दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपने पिस्टन को नीचे दबाया तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे नेगेटिव। इट इज नेगेटिव वर्क डन। सो दिस इज नेगेटिव वर्क डन एंड हीट जो आ रही यहाँ पे इक्वेशन में, या जो भी आप वैल्यू रखोगे वो अमाउंट ऑफ हीट को पॉजिटिव में रखोगे और वर्क डन को कैसा रखना पड़ेगा? आपको नेगेटिव में रखना पड़ेगा। तो अब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लगाते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो इट इज प्लस 40 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू एंड वर्क डन इट इज माइनस 20, ठीक है। तो सॉल्व करने पे डेल्टा यू विल बी प्लस 60 जूल। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई यहाँ पे इट इज प्लस 60 जूल हुई। समझ गए? हेलो, ओके। कोई डाउट बेटा इस पे? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। देखो इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन होता है? किस पेज नंबर 2? इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन की पाथ फंक्शन है?
पॉइंट फंक्शन। हाँ, इंटरनल एनर्जी इज पॉइंट फंक्शन। एक और एग्जांपल है, अभी ध्यान देना। हाँ, इस पे एक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जा रहे हैं, बट 3 डिफरेंट पाथ। जैसे ये एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जा रहे हैं बाय द 3 डिफरेंट पाथ। तो इस पे ये हो गया आपका पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। ये आप ऐसा समझ लो, एक सिस्टम है, इसको आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर लेके जा रहे हो, है ना। सपोज दिस इज इनिशियल स्टेट, ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। स्टेट मतलब समझ गए ना, कल बताया था। स्टेट मतलब उसके जो पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना। मतलब सिस्टम का अभी एड्रेस ये, अब ये एड्रेस हो गया सर। अभी प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इंटरनल एनर्जी U1, फिर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, इंटरनल एनर्जी U2, एक्सेट्रा। और इसके इनिशियल स्टेट पे जो इंटरनल एनर्जी है, इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी दी हुई है, इट इज ऑफ 30 जूल। अब इसमें दिया हुआ है कि पहले वाले पाथ में जो अमाउंट ऑफ हीट है, इट इज प्लस 60 जूल एंड वर्क डन इज प्लस 10 जूल। दूसरे वाले पाथ में Q2 इज इक्वल टू माइनस 20 जूल और इसमें आपके लिए वर्क डन दिया हुआ है W3, इट इज माइनस 40 जूल। तो तीसरे वाले पाथ में कितनी हीट है ये नहीं पता, दूसरे वाले पाथ में वर्क डन नहीं पता, W2 कितना होगा, और इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी ये भी नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो एक सिस्टम है, अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट बाय 3 डिफरेंट पाथ। 3 डिफरेंट पाथ या 3 डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं हम, समझ गए। 3 अलग अलग प्रोसेस हैं या 3 अलग अलग पाथ हैं, स्टेट आई से स्टेट एफ तक इसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले पाथ के लिए पैरामीटर्स दिए हुए आपके, पहले वाले पाथ में कितना हीट लग रही है 60 जूल एंड वर्क कितना हो रहा है प्लस 10 जूल वर्क हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी, दूसरे वाले पाथ में अमाउंट ऑफ हीट दी हुई है, वर्क डन नहीं दिया। तीसरे वाले पाथ में अमाउंट ऑफ वर्क डन दिया है, बट हीट यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो ये कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर हाँ बोलो। सर ऐसे नहीं कर सकते कि फर्स्ट पार्ट से फाइनल सर हाँ, वो यूएफ निकल जाए, फिर दूसरे पार्ट से फिर वर्क डन निकल जाए, फिर तीसरे पार्ट से चेंज इन हीट निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करेंगे ना अपन, है ना। तो पहले वाले पाथ से क्या जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें, डेल्टा, दिस इज फॉर पाथ फर्स्ट, है ना। पहले वाले पाथ के लिए आप कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि पहले वाले पाथ में 2 पैरामीटर आपके पास पूरे कंप्लीट दिए हुए। नाउ दिस इज फॉर पाथ 1, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो पहले वाले पाथ के लिए इट इज प्लस 60 जूल, डेल्टा U नहीं पता, plus of plus 10 joule, so delta U will be plus 50 joule, plus 50 joule के आगे यहाँ पे वर्क डन आ गया, ठीक है। वो सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई तो ये निकल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल। सो चेंज इज प्लस 50, फाइनल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज 30। This implies that final internal energy is 80 joule. So this is the final internal energy of the system. ये final internal energy आ गई यहाँ पे। अब हम पाथ सेकंड वाले पाथ के लिए कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन सेकंड वाले पाथ के कैलकुलेशन के पहले ये बताओ तीनों पाथ में इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसा रहेगा तीनों पाथ के लिए।
तीनों पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा रहेगा? सेम। सिंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर पाथ 1 is equals to change in internal energy for path 2 is equals to change in internal energy for path 3। तीनों पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन होती है? पॉइंट फंक्शन या पॉइंट वेरिएबल होता है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन वर्क और हीट ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। सो सेकंड वाले पाथ के लिए डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू डेल्टा U2 प्लस W2। अब डेल्टा Q2 आपको पता है यहाँ पे इट इज -20 जूल, और ये कितना हो गया? +60 नहीं +50 है ये, प्लस W2। तो इससे W2 आपका निकल कर आ गया एंड इट इज इक्वल्स टू -70 जूल। हाँ, अब तीसरा वाला थर्ड वाले पाथ के लिए आप कैलकुलेशन सिमिलरली कर लो। तो इट इज डेल्टा Q3 इज इक्वल्स टू डेल्टा U3 प्लस W3। वैल्यू पुट कर दो, इसमें ये नहीं पता हमें डेल्टा Q3 डेल्टा U इज +50 जूल प्लस वर्क डन कितना है यहाँ पे? -40 जूल। तो ओवरऑल कितना आ गया? ये ओवरऑल कितना आ गया? इट इज ऑफ +10 जूल। तो यहाँ पे +10 जूल हीट देना पड़ता है। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो एक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक 3 डिफरेंट प्रोसेस से लेकर गए, तो ये इनके बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना? ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? यस सर। पेज नंबर 3 पे आते हैं हम। Now this is page number 3. Then अभी 1 by 1 कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन, हीट के कैलकुलेशन के लिए क्या क्या फार्मूले पढ़े हमने? कैलकुलेशन सबसे फर्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट, मतलब डेल्टा Q का कैलकुलेशन, अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन। अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन, मान लो आपके पास ये कोई सिस्टम है, तो इस पे हीट देने या लेने के लिए आपके पास क्या क्या फार्मूले हैं? दिस सिस्टम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी सिस्टम हो सकता है ऐसा, है ना? तो अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन का फार्मूला क्या क्या है तुम्हारे पास में? डेल्टा Q। कितने फार्मूले पढ़े अपन ने? शुरुआत से पढ़े। देखो, एक फार्मूला ये आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू S इंटू M इंटू डेल्टा T। याद आया? फिर एक फार्मूला पढ़े तुमने, M इंटू L, जिसमें L की वैल्यू या तो LF लिख दोगे या फिर डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू L भी लिख दोगे। ठीक है? ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई है, ये टेम्परेचर चेंज हो रहा था, हीट सप्लाई है। स्मॉल s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए फार्मूला? हाँ, ओके। फिर और क्या फार्मूला? अगर मान लो आप हीटर ले लो जिसका कुछ पावर है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक हीटर कॉइल ली, दिस इज एनी हीटर कॉइल, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन रहेगा P इंटू टी, जहाँ पे P का मतलब क्या आ गया? इट इज पावर, और T का मतलब क्या हो गया? टाइम। तो पावर इंटू टाइम भी अमाउंट ऑफ हीट के बराबर आ जाएगा, डेल्टा Q। फिर गैसेस के लिए जनरली आपने फार्मूला यूज किया N इंटू सी इंटू डेल्टा T का। ठीक है? अब इसमें जो C होता है ना, C के लिए आपके पास
Cv होता है, Cp होता है, Cx लिख दिया मैंने। मुझे यहाँ पे प्रोसेस नहीं पता कि कौन सी प्रोसेस क्या है, इसलिए मैंने x लिख दिया, अननोन है ना यहाँ पे। x कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है, बट Cp और Cv तो फिक्स है। सर सीपी क्या? सर वो सीपी Cp मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। Cv मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे अगर आप गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं, जनरली ये फार्मूला हम किसके लिए यूज करते हैं? जनरली फॉर गैसेस, है ना, जनरली फॉर गैसेस के लिए। मतलब अगर गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट आप इसको Cv लिखोगे। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp लिखना पड़ेगा। और अगर ये नहीं पता कोई और प्रोसेस है तो क्वेश्चन पे गिवन रहेगा, यह निकालना पड़ेगा कि वहां पे उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। Cp और Cv ये सिर्फ दो प्रोसेस के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दो ही प्रोसेस होती है, और भी प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे x मतलब अननोन प्रोसेस लिख दिया। x मतलब इट इज अननोन प्रोसेस। कोई और प्रोसेस भी हो सकती है सर। ठीक है, समझ गया? यस सर। तो हीट के कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको कैलकुलेशन करना है डेल्टा क्यू का। तो डेल्टा क्यू का एक कैलकुलेशन तो सीधा सीधा ये आ गया, नहीं तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता, वर्क डन पता, दोनों को ऐड कर दो तो ये निकल जाएगा डेल्टा क्यू। या फिर अलग अलग निकालना तो आपके पास ये मेथड होते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट के कैलकुलेशन के लिए। और भी हो सकती है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से। और भी हो सकती हैं जो इनडायरेक्ट मेथड से हो सकती है अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन। जैसे मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रब कर रहे हैं, तो वर्क मान लो पूरा की पूरा हीट में कन्वर्ट हो गया, या फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो पूरा की पूरा हीट में कन्वर्ट हो गया, या आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी हीट में कन्वर्ट हो गई। तो और भी इनडायरेक्ट हो सकते हैं ऐसे, ये तो डायरेक्ट वाले मैंने लिखा है यहाँ पे। एंड सम अदर इनडायरेक्ट मेथड, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो जाएंगी, वैसे भी आप लिख सकते हो। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको देखना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा आ गया यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू का कैलकुलेशन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू एक तो ये हो गया डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। और गैसेस के लिए आप सीधा सीधा फार्मूला रहेगा गैसेस के लिए, इट इज एन सी वी डेल्टा टी। तो ये जो फार्मूला है ये गैसेस के लिए आप डायरेक्ट एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो। दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गैसेस के लिए जो मोलर स्पेस सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसका डायरेक्ट फार्मूला आपको यूज कर सकते हो। कौन सा फार्मूला? एन सी वी डेल्टा टी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप के कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, किया हुआ है। डेल्टा क्यू का किया हुआ है और डेल्टा यू का किया हुआ है। अभी बचता है वर्क डन का कैलकुलेशन। ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर इसमें आएगा ना? क्या बेटा? इसमें FnRT/2 भी आएगा ना? हाँ वो लिख सकते हो आप हीट के लिए, वो तो इंटरनल एनर्जी के लिए है ना वो वाला फार्मूला। तो सर इंटरनल एनर्जी ये बोल रहा। हाँ हाँ, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना एनसीवी डेल्टा टी। अब ऐसे तो फिर और भी फार्मूले बनेंगे, जो मेन मेन है वो इस तरह से यूज करते हैं हम कैलकुलेशन में। ठीक है, ऐसे तो और भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं कुछ और। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 4 पे। यार सर आप वो सिलेबस डलवाने वाले थे मैं कल व्हाट्सएप ग्रुप पर। हाँ हाँ, अभी आज डलवा दूंगा। ठीक है, आज डलवा दूंगा।
स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 4 पे जा रहा है। अब वर्क डन का कैलकुलेशन अभी, ठीक है। नेक्स्ट है अब वर्क डन का कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पेज नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। देखो अभी वर्क डन का कैलकुलेशन, हाँ यहाँ पे ध्यान देना। तो वर्क डन के कैलकुलेशन को आप ऐसे समझ लो, ऐसे मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इट इज फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, और इसका कुछ मास है, मास इज m। तो जो फोर्सेस हैं यहाँ पे देखो, नीचे से इस पे लग रहा है गैस का फोर्स, ऊपर से इस पे आ रहा है एटमॉस्फेरिक फोर्स, फिर आ गया mg, और अगर ये कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है, तो इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ से इतना इसमें एक्सपांशन अगर हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, दिस इज स्प्रिंग फोर्स। तो बेटा अगर हम इसको इक्वेट करें, तो जो गैस का ये जो प्रेशर वाला टर्म आ रहा गैस का यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ ठीक से। ठीक है, दोबारा डायग्राम देखते हैं। ये अभी नेचुरल लेंथ है यहाँ पे। अगर आप मान लो इसको हीट सप्लाई करते हैं, तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर मूव हो रही है, यहाँ से यहाँ तक आती है, मूव होके, मतलब ये इतना x ऊपर की तरफ मूव होती है। तो जो गैस का प्रेशर है यहाँ पे, ये नीचे से इस पे गैस, इस पे नीचे से प्रेशर डाल रही ऊपर की तरफ, ये इसका वेट हो गया mg नीचे की तरफ। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इस पे, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। और जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसका गैस का प्रेशर भी यहाँ पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये गैस के अंदर का प्रेशर, एंड दिस इज द पिस्टन हियर। ये पिस्टन है जिसका मास यहाँ पे दिया हुआ है, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए कंसीडर कर लेते हैं। तो इस पे देखो जो गैस का प्रेशर है ये किससे बैलेंस हो रहा है, अगर हम देखें प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से पड़ रहा है ना। तो पिस्टन पे अगर आप देखोगे तो जो फोर्सेस आ रहे हैं आपके पिस्टन पे, ये नीचे से प्रेशर आ रहा है गैस का, ऊपर से हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, फिर आ गया इसका वेट mg, और एक आ गया इस पे स्प्रिंग फोर्स। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, और द इक्विलिब्रियम, so this pressure into area is equals to P naught into area plus mg plus spring force। तो या फिर हम इक्वेट कर दें P is equals to P naught plus mg divided by A plus spring force divided by A, या it is इसको मैं और ऐसा लिख दूं, this pressure is equals to P naught plus mg upon A plus kx upon A। मतलब अगर ये गैस एक्सपांड हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये गैस एक्सपांड हो रही है
तो इसको किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है, देख सकते हो किस किस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है, कौन कौन से फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है। देखो जरा, अगर मान लो गैस एक्सपांड कर रही है तो कौन कौन से फोर्सेस के अगेंस्ट में इसको वर्क करना पड़ेगा। सर वेट, हाँ, mg के अगेंस्ट में, और सर स्प्रिंग फोर्स, और सर हो गया ना। क्यों, एटमॉस्फेरिक के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में भी तो काम करना पड़ रहा है ना, तो सभी आ रहा है ना यहाँ हाँ पे। सर, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मासलेस ले लेता तो कौन सा टर्म हट जाता है यहाँ पे। क्या mg, सर? अगर मासलेस पिस्टन ले लेते तो कौन सा टर्म हट जाता। सर वेट हट जाएगा। mg सर, mg हट जाएगा, है ना। और अगर स्प्रिंग भी हटा देते तो स्प्रिंग फोर्स भी हट जाएगा। ओके, बिल्कुल सही। तो सिर्फ कौन सा बचता फिर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम वैक्यूम में कर दिए कहानी तो स्प्रिंग तो भी सर हटा कुछ दे, भी नहीं मासलेस लगेगा। पिस्टन ले ले, फ्रिक्शनलेस ले ले, तो सर किसकी भी प्रेशर अगेंस्ट जीरो हो वर्क जाएगा नहीं सर। करेगा। तो किसी के अगेंस्ट में नहीं आएगा वर्क, है ना, मतलब फ्री एक्सपांशन जिसको बोलते हैं। तो जब आप वर्क डन का कैलकुलेशन करते हो, फार्मूला जब आप लिखते हो वर्क डन का, पी डेल्टा भी लिखते हो ना। ठीक है, अभी पी डेल्टा भी क्यों लिखते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये ध्यान पे रखना, ये टर्म यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, सर स्क्रीनशॉट बस ले लो। क्वेश्चन एक और समझिए ना। क्या बेटा, स्क्रीनशॉट लो पहले, अभी ले लिए। तो चलो मैं एक पॉइंट लिख दूं। सो देयरफॉर ऑन expansion of gas, so gas of system is doing work against P naught atmospheric pressure, mg मतलब weight of piston and spring force, मैंने एक्सेट्रा डाल दिया। अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन भी रहता पिस्टन पे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी उसको वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना, समझ गए। अगर मान लो यहाँ पे पिस्टन पे फ्रिक्शन भी रहता तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ता है। तो गैस अगर यहाँ पे एक्सपांड हो रही है, ठीक है, या कंप्रेस हो रही, जो भी होगा, एक्सपांशन या कंप्रेशन होगा, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वेट के, स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शन है, इनके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। और अगर हम इसको मासलेस ले लें, फ्रिक्शनलेस ले लें, फ्रीली मूवेबल ले लें, मतलब हम स्प्रिंग भी हटा दें, तब भी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये तो रहेगा ही रहेगा। तो गैस को, यहाँ पे जो गैस है इसको हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में ही वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता। अगर मान लो कंप्रेशन होगा तो माइनस, और अगर एक्सपांशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस, है ना। तो गैस यहाँ पे इनके अगेंस्ट में ही वर्क करना पड़ता है। और अगर अपन इनको हटा दें मतलब समझ गए कि नहीं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दो, वैक्यूम बना दो, इसको हटा दो, स्प्रिंग को हटा दो, mg को हटा दो, बाकी जितने भी फोर्सेस हैं फ्रिक्शन वगैरह उन सबको हटा दो। अगर इनको हटा दोगे तो क्या होगा, बता सकते हो क्या। अगर इनको हटा दें हम तो क्या होगा। क्या सर, एक बार फिर से बताइए। हाँ, सर सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बताइए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एटमॉस्फेयर को भी हटा दो, स्प्रिंग को हटा दो, mg को हटा दो, क्या होगा बताओ जरा। मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन ले लूं, ठीक है, ये ऐसा है कि ये कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे ये बात जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट है इसका। इफ P naught tends to 0, mg tends to 0, spring force tends to 0, so what is the work done by gas in that case? Work done by gas in free expansion, so therefore work done by gas in free expansion कितना होगा, is वर्क डन बाय गैस इन फ्री एक्सपांशन कितना होगा। अगर हम इस एटमॉस्फेयर को भी हटा दें, mg भी हटा दें, स्प्रिंग फोर्स भी हटा दें, व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस, कितना होगा। सर प्रेशर में जितना राइज होगा, क्या बेटा,
सर प्रेशर जितना राइज होगा, राइज ही नहीं करेगा ना रे, प्रेशर कैसे राइज करेगा? आप प्रेशर कैसे देख रहे हो यहाँ से? अगर मान लो ये सब हम हटा दें यहाँ पर की कहानी, तो गैस, तो ये जो पिस्टन है ना, ये कैसा हो जाएगा, बाहर फेंक जाएगा ना यहाँ पे, तो खुद से कोई रोकने वाला है क्या इसको? फिर अगर ये सभी फोर्सेस हम हटा दें यहाँ पर के, तो पिस्टन को कोई रोकेगा क्या? खुद से भाग जाएगी, ये तो उचट जाएगी, पूरी गैस बाहर चली जाएगी वैक्यूम में। समझ गए? हेलो? तो सर वर्क डन, तो सर वो प्रेशर का ही गिना जाएगा ना? होगा ही नहीं, वर्क डन इज जीरो। फ्री एक्सपांशन में वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन बाय गैस इन फ्री एक्सपांशन इज जीरो। गैस या सिस्टम तभी वर्क माना जाएगा या लिखा जाएगा जब ये किसी के अगेंस्ट में एक्सपांड कर रही है। कोई तो इसको रोकने वाला है ना, तभी तो बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। अगर कोई रोकने वाला ही नहीं है तो वर्क कैसे होगा फिर? समझ गए? हेलो? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। फिर रोकने वाले नहीं है तो फिर कैसा वर्क? वो तो फिर फ्रीली है, फिर इधर उधर जाने के लिए कोई है ही नहीं वहां पे, तो कोई तो रोकने वाला होगा, तभी तो बोलेंगे कि हाँ ये वर्क हो रहा है। अगर कोई रोक ही नहीं रहा तो फिर डेफिनेशन की बात ही खत्म हो जाती है। समझ गए? हेलो? यस सर, समझ। तो अभी Yes, थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताओ। परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, परफेक्ट स्मूथ सरफेस हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? अगर हमने कोई फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? नो सर। हाँ, वर्क डन तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अगर नहीं होगी तो आपने एक बार छोड़ दी तो वो तो चलता जाएगा भाई। कुछ करने की जरूरत है क्या? उसको वर्क कराने की जरूरत है क्या? हेलो? हल्का सा भी तुमने धक्का दे दिया, इनफाइनाइट स्मॉल भी तुमने थोड़ा सा इंपल्स दे दिया, तो वो तो चालू हो गया चलना, फिर रुकेगा ही नहीं वो तो कभी। ठीक है, तो वर्क के लिए भी जो है ना, वर्क करने के लिए भी क्या चाहिए हमको? कोई अपोजिंग फोर्स चाहिए। ठीक है, अपोजिंग फोर्स चाहिए यहाँ पे गैस को वर्क करने के लिए। जैसे एटमॉस्फेयर है, वेट है, फ्रिक्शन है, बाकी जो दूसरे फोर्सेस हैं या नॉर्मल रिएक्शंस हैं, कोई तो फोर्स चाहिए जिसको वो अपोज करे, तब तो वर्क होगा, नहीं तो ये तो चलता जाएगा कहानी, है ना? समझ गए? अगर हम यहाँ से वैक्यूम बना दें तो क्या होगा, और यहाँ से भी तुमने फ्रिक्शन भी हटा दिए तो क्या करेंगे? तो निकल जाएगा, भाग जाएगा, यहाँ रुका रहेगा क्या ये पिस्टन? पिस्टन यहाँ पे रुका रहेगा क्या? अगर ये वाले जो फोर्सेस ये नहीं है तो ये पिस्टन यहाँ रुका रहेगा क्या? नो सर। नहीं सर, उड़ गया। तो भाग जाएगा उठ के यहाँ से। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। पर वो परफेक्ट स्मूथ वाले सरफेस में इनिशियली तो अपन ने फोर्स अप्लाई किया था ना, तब तो रेस्ट पे था ना वो। हाँ, अगर परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, इनिशियली रेस्ट पे है। देख, हम वर्क डन के लिए क्या करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम। बात समझ गए? हाँ सर। तो जब हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो अगर परफेक्ट स्मूथ सरफेस है तो हम फोर्स लगा रहे हैं, मान ले, तो हमने एक बार लगा के भी छोड़ दिया तब भी वो मूव होता रहेगा, और कंटिन्यूअसली लगाते रहोगे तब भी मूव होगा। क्या फर्क पड़ेगा? बात समझ गया? जैसे ये जो है ना डस्टर, यहाँ पे ये मान ले परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब ये डस्टर है जैसे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ, तो या तो मैं फोर्स भी लगाऊंगा तब भी आएगा, और यहाँ से थोड़ा सा धक्का दे दिया तब भी चला आएगा ना, ये हॉरिजॉन्टल है तो। सर बस उसकी स्टेट तो चेंज हुई ना, पहले तो ये वेलोसिटी 0 थी, फिर बाद में तो वेलोसिटी आई ना उसको। स्टेट चेंज करने के लिए आपने सिर्फ इंपल्सिव फोर्स दिया। वर्क डन के कैलकुलेशन में आपको कंटिन्यूअसली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली लिखना पड़ेगा। तो अगर हमने चलो यहाँ से इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए दे दिए, यहाँ से यहाँ पर किए, बाकी यहाँ से यहाँ तक तो वो वैसे ही जा रहा है, तो वर्क डन की जरूरत ही नहीं यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट। हेलो? हाँ सर। समझ गए अभी कि नहीं? हाँ सर। हाँ, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो फिर क्या करना पड़ेगा तुमको?
अगर फ्रिक्शन है तो कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो मूव करेगा। सर फिर जैसे अभी अपन जब भी कैलकुलेशन करते हैं अपन एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, हाँ, ठीक है, तो फिर अपन कभी जैसे किसी बॉल पे एकदम छोटा सा फोर्स लगा तब वो ऊपर जाता है, लेकिन तब भी तो अपन ग्रेविटी को तो कंसिडर करते ही है ना। ग्रेविटी है ना बेटा, ग्रेविटी भी तो फोर्स है ना एक। जैसे ये डस्टर है, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर उठा रहा हूँ तो मुझे ताकत लगानी पड़ रही कि नहीं लगानी पड़ रही? क्यों लगानी पड़ रही बता सकते हो कि नहीं? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण। चलो ग्रेविटी फ्री स्पेस, हम इमेजिन करो कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस हो गया, अभी मुझे इसको उठाना है तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? नो सर। नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ है कि तुम 100 मान लो 100 केजी का कुछ रखा हुआ है और ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो तुम तो वैसे ही उठा लोगे। यहाँ पे उठा के देखो 100 किलो को, समझ गए? हाँ सर। है ना, तो उसके लिए तुमको कोई एफर्ट की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही चलता जाएगा वहां पे। जैसे अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मेरे हाथ पे अभी होल्ड है और अचानक हम ग्रेविटी को जीरो कर दें, मैं इसको यहाँ से छोड़ भी दूं हाथ को, तो ये क्या रहेगा? वैसे ही रहे। स्टडी वैसे रहेगा। रहेगा, यहीं पे नीचे थोड़ी गिरेगा ये। अगर मान लो अभी मेरे हाथ पे है, मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक है, मैंने यहाँ पे ग्रेविटी फ्री कर दिया और मैं अब यहाँ से हाथ को हटा भी लूंगा तो ये नीचे थोड़ी गिरेगा, ये तो यहीं रहेगा। और अगर मैंने इसको इधर धक्का दिया तो इधर जाएगा सीधा, इधर धक्का दिया तो इधर सीधा जाने लगेगा, नीचे धक्का दिया तो नीचे जाने लगेगा। समझ गए? अरे समझ गए कि हाँ। नहीं? तो अगर कहीं पे कोई भी फोर्स है ही नहीं तो फिर वर्क डन के लिए वर्क डन हो गई नहीं अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसपे। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर की ये कहानी आ गई कि अगर ये जो फोर्सेस हैं, जो अपोजिंग फोर्सेस यहाँ पे हैं, अगर ये है ही नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है, तो गैस क्या होगी? यहाँ पे फ्री एक्सपांड होगी। और अगर गैस यहाँ पे फ्री एक्सपांड हो रही है तो इसको रोकने के लिए कोई दूसरे फोर्सेस है ही नहीं, इसलिए वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन कितना होता है? हमेशा जीरो होता है। तो ये रीजन है वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन, ठीक है, कि वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस इज ऑलवेज जीरो, ध्यान रखना, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। और सर फ्री कंप्रेशन जैसा भी कोई टर्म होता है क्या? क्या बेटा? फ्री कंप्रेशन जैसा भी कोई टर्म होता है? फ्री कंप्रेशन तो आएगा ही नहीं ना रे, फ्री कंप्रेशन नहीं आएगा, फ्री एक्सपांशन ही बस आएगा। कंप्रेस अगर करना है तो यहाँ से भली वैक्यूम है, लेकिन अगर इसको इधर दबाना है तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में लगा रहे हो? अंदर जो गैस भरी हुई है उसके अगेंस्ट में तो लग रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, तो फ्री कंप्रेशन नहीं होता है, क्या होगा? फ्री एक्सपांशन होगा। हाँ, अगर मान लो मैं इसको भी हटा दूं, ये वाली स्प्रिंग को हटा देता हूं मैं यहाँ से, ठीक है, चलो ये स्प्रिंग हटा दी हमने, अब इसका वेट भी हटा दिया मैंने, ठीक है, तो क्या होगा? ये तो है ना ये एटमॉस्फेयर, अगर ये एटमॉस्फेयर भी हटा दिया मैंने तो क्या होगा बताओ जरा? अभी ये पिस्टन यही रुकी रहेगी कि फेंक जाएगी बाहर? ये चली जाएंगी। हाँ, रुकी थोड़ी रहेगी, हमने कोई भी फोर्सेस यहाँ रोकने के लिए नहीं है, तो खुद ही भाग जाएगी, यहाँ पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। और अगर मान लो मैं बाहर से एटमॉस्फेयर को रहने देता हूं, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पे कुछ बोल्ट वगैरह है उसको हमने टाइट करके रखा हुआ है इसको, और अंदर की पूरी गैस बाहर निकाल दी है हमने, तो अब पिस्टन पे क्या इफेक्ट होगा? अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिए, यहाँ पे पूरा वैक्यूम आपने क्रिएट कर दिया, और अब इसको यहाँ से रिलीज कर दिए, क्या होगा बताओ जरा? सर वो तो कंप्रेस्ड होगा, नहीं तो फिर रिमेन एज इट इज रहेगा। जाके चिपक जाएगी यहाँ पे, समझ गए? अरे जाके चिपक जाएगी कि नहीं ये, यस सर। है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कोई वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे गैस है, यहाँ पर अगर गैस नहीं है तो ये भी वर्क नहीं करेगा, ये जाके चिपक जाएगी पिस्टन यहाँ पे, ठीक है? और सर वैक्यूम में जब जैसे अगर एक कंटेनर है वो फिक्स साइज का है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, फिक्स साइज का है, और अगर ये फ्रीली एक्सपांड हो रहा है तो जब तक कंटेनर है तब तक एक्सपांड होगा, फिर उसके बाद ये कंटेनर से कांटेक्ट लूज कर देगा पिस्टन, तो उसके बाद ये इंस्टेंटली रेस्ट पे आएगा या कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा? कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, फिर वो मतलब जाते ही रहेगा? हाँ जाते ही रहेगा, रोकेगा थोड़ी। अगर कोई रोकने वाला है तो रोकेगा, नहीं है तो क्या होगा? वो तो जाते ही रहेगा, ठीक है? ठीक है। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना तुम लोगों ने?
अरे स्क्रीनशॉट ले लिए थे कि नहीं? यस। ओके, अभी देखो जो वर्क डन का कैलकुलेशन है एक्चुअल में जीरो क्यों होता है उसका भी लॉजिक ये है। देखो अभी यहाँ पे जैसे मान लो हमने ये पिस्टन है, हम वर्क डन बाय द गैस अगर हम देखते हैं तो ये मूवेबल पिस्टन लगी हुई है यहाँ पे, ये इसका प्रेशर है ना। अब ये पिस्टन मूव होके यहाँ कहीं तक आती है, कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, x इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन पे। तो वर्क डन बाय गैस किसके बराबर लिखोगे? वर्क डन बाय गैस, हाँ ये वाली गैस, हाँ सर वर्क डन बाय गैस। वर्क डन का फार्मूला क्या लिखते हो तुम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? फोर्स इसके कारण आ रहा, फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया, P इनटू x, और एरिया इनटू x किसके बराबर बन गया यहाँ पे? इट इज चेंज इन वॉल्यूम P डेल्टा V। अभी समझ गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो अभी एक्चुअल में ये जो P है आपका, ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना, देखो इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहता है। ये थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, ऊपर उठी, वापस इक्विलिब्रियम आया, फिर प्रेशर बढ़ा, फिर इक्विलिब्रियम आया, फिर प्रेशर बढ़ा, फिर इक्विलिब्रियम आया। तो ये प्रोसेस हमेशा बनी रहती है। इनफाइनाइट स्मॉल इक्विलिब्रियम की प्रोसेस हमेशा मेंटेन रहती है, मतलब ये टर्म आपका हमेशा मेंटेन होके चलेगा। तो ये P डेल्टा भी आप लिखो, चाहे यहां पर के लिए आप लिख लो, बट यहां पर का जो वर्क डन आएगा kx अपॉन a वाला, ये डायरेक्ट नहीं होगा, बाकी के ये वर्क डन आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके पास ये है, सो देयरफॉर वर्क डन बाय गैस इज इक्वल्स टू आइदर P डेल्टा V या फिर P इंटू, P की जगह पे आप क्या लिख दो यहाँ पे? P नॉट प्लस mg अपॉन एरिया प्लस fs अपॉन एरिया, है ना, और इनटू क्या कर देना पड़ेगा आपको? डेल्टा भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के लिए आप डायरेक्ट ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। तो इनके लिए तो वर्क डन आपका जाएगा P नॉट डेल्टा भी, मतलब वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस mg अपॉन a इंटू कितना आ जाएगा? ये वर्क डन अगेंस्ट mg इंटू डेल्टा v। लेकिन यहाँ पे बेटा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा kx dx लिमिट 0 से लेकर x तक और अपॉन a को, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स के लिए जो फार्मूला बनेगा आपका, इट इज डिफरेंट, P डेल्टा v प्लस mg, और ये हो गया तुम्हारा a इंटू x, तो डिवाइडेड बाय a, एंड प्लस इट इज हाफ ऑफ kx स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, तो ये a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? 1 मिनट, P डेल्टा भी हम कर रहे थे ना, ये एरिया नहीं आएगा ना यहाँ पे? सर आएगा ना? आएगा, ठीक है। इसमें इसकी जगह में डेल्टा v की जगह पे क्या होता है? डेल्टा v इज योर a इंटू एक्स, तो ये एरिया वाला फैक्टर फाइनल आंसर में आपका कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना बचेगा, वर्क डन बराबर है। तो प्रेशर के साथ में P नॉट डेल्टा v बचेगा, mg x हो जाएगा और हाफ ऑफ kx स्क्वायर के बराबर बचेगा ये। ठीक है सर उसमें डेल्टा वी क्यों नहीं होगा स्प्रिंग फोर्स में? क्या? सर वो स्प्रिंग फोर्स में क्यों नहीं लगेगा डेल्टा वी? इसमें डेल्टा v ऐसा डायरेक्ट नहीं लगेगा, उसको इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हेलो, समझ गए क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो था ना, स्प्रिंग फोर्स आपका ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है ना बेटा। स्प्रिंग फोर्स कैसा आपका? ये वेरिएबल फोर्स है। हेलो, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट में अलग अलग आएगा ना, तो ये वेरिएबल होने के कारण इसको आपको इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी समझ गया? ओके सर। ओके, तो दिस इज पेज नंबर 5, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? यस सर।
हाँ, तो मैं यहाँ पे फाइनली लिख दूं कि जो वर्क डन है, दिस इज पेज नंबर 6, so therefore work done by gas is P डेल्टा V, या फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो P dV लिमिट VI से लेकर VF तक, एंड सिंस प्रेशर इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस mg अपॉन A प्लस kx अपॉन A, so this work done can also be P naught delta V plus mgx plus half of kx square. तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो ये जो टर्म है, दिस इज वर्क डन बाय गैस, दिस इज वर्क डन बाय गैस against atmospheric pressure, this is against gravity, and this is against spring. तो यहाँ पे गैस को किन किन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है, गैस को यहाँ पे किन किन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, mg के और स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए? यस इसीलिए अगर हम एटमॉस्फेयर हटा दें, ग्रेविटी हटा दें, स्प्रिंग हटा दें, तो फिर किसी के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नो सर, किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा उसमें? 0। सर वो P नॉट डेल्टा V को P नॉट V2 माइनस V1 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपने इंटीग्रेट किया तो हमको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या उसको? नहीं, अभी बता रहा हूं ना मैं वहां पे कि कब इंटीग्रेट करना, कब नहीं करना, कब डायरेक्ट लिख लेना है। ठीक है, समझ गया? वो तो मैं बता रहा हूं अभी। तो बेसिकली वर्क डन बाय गैस, हम सीधा सीधा ये देखते हैं, हम ये इनडायरेक्ट वाले टर्म हम नहीं देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमें यहाँ पे गैस के अंदर क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पता, अरे भाई यहाँ पे गैस सिलेंडर के अंदर या सिस्टम के अंदर क्या है, कौन सी गैस भरी है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, कोई पैरामीटर नहीं पता, तो कैलकुलेट कैसे करोगे फिर बताओ जरा? ये बाहर वाले पैरामीटर से करोगे ना कैलकुलेट। हेलो, समझ गए कि नहीं? अगर सिलेंडर के अंदर यहाँ पे कौन सी गैस भरी हुई है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ अंदर घुस के प्रेशर मेजर करोगे तुम, इंजन के अंदर घुस के प्रेशर मेजर करते हो कभी? हेलो, नहीं ना, इसके अंदर जाके तो हम प्रेशर मेजर नहीं करते, तो हमको तो इन्हीं के अगेंस्ट में देखना पड़ता है कि इनके अगेंस्ट में गैस कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो अगर हमें अंदर के पैरामीटर्स नहीं पता तो हम ये बाहर के पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप सीधे अंदर से ये कैलकुलेशन कर लो या बाहर से ये कैलकुलेशन कर लो, बात एक है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें अब एक और चीज है, यहाँ पे पिस्टन ऊपर जा रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव हियर, लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लिया क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, जैसे ये जो डस्टर है इसको मैं अगर ऊपर उठा रहा हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, लेकिन वर्क डन बाय माय हैंड या फिर अप्लाइड फोर्स कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है। समझ गए कि नहीं? देख, यहाँ पे डस्टर को अगर हम ऊपर उठा रहे हैं, नीचे से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया x डिस्टेंस, mg तो नीचे लगता ना बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा यहाँ पे, माइनस mgx की प्लस mgx माइनस। और अगर हम ये बोले वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना है तो फिर क्या आएगा वहां पे, प्लस आएगा। हाँ, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम बोलेंगे देन इट इज पॉजिटिव।
वर्क डन बाय ग्रेविटी इट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया, अगेंस्ट, कि भाई यहाँ जो गैस भरी हुई है वो किस किस के अगेंस्ट में वर्क कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क कर रही है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नीचे लग रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे, है ना, उसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट एटमॉस्फेयर इज दिस, अगेंस्ट ग्रेविटी इज दिस, अगेंस्ट स्प्रिंग इज दिस। और भी अगर कोई दूसरे फोर्सेस आएंगे तो उनको भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब आगे बढ़ते हैं हम ग्राफिकल कैलकुलेशन पे आते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। तो नाउ पेज नंबर 7 देखो अभी। तो वर्क डन के लिए आपके पास में क्या क्या फार्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधे सीधे करते हैं अपन, यहाँ पे केस ले रहे हैं। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो वर्क डन का फार्मूला डायरेक्ट पी डेल्टा वी मतलब P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा आपका सीधा सीधा। और सिंस अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखो PV इक्वल्स टू nRT हम लेते हैं, तो डेल्टा ऑफ PV इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ nRT। इसमें nR कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो P बाहर जाएगा, P डेल्टा V इज इक्वल्स टू nR, आप बाहर निकाल दोगे nR डेल्टा V। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का जो फार्मूला है या तो P डेल्टा V लिख सकते हो या फिर सीधे सीधे nR डेल्टा T भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए। nR डेल्टा T भी लिख सकते हो या P डेल्टा V भी लिख सकते हो, लेकिन कब लिख सकते हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। दूसरा, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करोगे, एक प्रेशर, सर हाँ सर पेपर में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेंगी क्या? नहीं, याद रखो ना बेटा, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। जैसे जरूरी नहीं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी रहे, कैपिटल जी हो सकता है ना दिया रहे, हो सकता है स्मॉल जी ना दिया रहे अर्थ सरफेस के लिए, ठीक है। तो आपको जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो याद रखना है। तो P इज कांस्टेंट हियर, सॉरी इज नॉट कांस्टेंट, तो वर्क डन का जो फार्मूला आएगा इट इज बाय इंटीग्रेशन P dV लिमिट VI से लेकर VF तक, ठीक है। इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। और तीसरा जो मेथड है, तीसरी मेथड है बाय ग्राफ, बाय पीवी ग्राफ। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हो अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। जैसे ये ग्राफ है, एक गैस स्टेट ए से स्टेट बी तक गई है। अब यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, तो फिर आपको बेटा ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। दिस एरिया इज इक्वल्स टू वर्क डन, और एक्चुअल में इस साइडेड पोर्शन का एरिया मतलब इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जो एरिया है वॉल्यूम एक्सिस के अंदर का, यही किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो ये जो एरिया आया यहाँ पे, सो नाउ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज दिस एरिया, ठीक है। ये एरिया मतलब वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में वॉल्यूम एक्सिस का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधा ये निकालो, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट करके निकालो। और अगर पीवी ग्राफ दिया हुआ है तो वॉल्यूम एक्सिस का एरिया से निकालो, समझ गए, वॉल्यूम एक्सिस के एरिया से निकालो। इसमें भी दिस एरिया कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, प्लस और माइनस। ये प्लस कब होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्लस, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब एक्सपांशन। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव वर्क आएगा, नेगेटिव एरिया रहेगा, एंड दैट इज फॉर कंप्रेशन। तो वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव ये बहुत आसान है देखना। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव वर्क, है ना। सीधा सा है ना भाई फंडा यहाँ पे। इसमें डेल्टा V इज पॉजिटिव, इसमें डेल्टा V कैसा है, नेगेटिव।
तो ये ध्यान रखोगे भाई, है ना, एरिया के टाइम पे। अगर एक्सपांशन है तो पॉजिटिव एरिया लोगे, मतलब पॉजिटिव वर्क आएगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव वर्क आएगा, नेगेटिव एरिया लेना है आपको। ठीक है, समझ गए? सर जब अपन इंटीग्रेट करेंगे, जैसे अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो अपन पहले से माइनस लगाएंगे क्या? नहीं नहीं, इंटीग्रेशन में नहीं, आपका फाइनल आंसर खुद ही आएगा, हमको इंटीग्रेशन करते टाइम ये नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ग्राफ से जब आप निकाल रहे हो तो सोच के करना है, ग्राफ से कैलकुलेशन में ये सोच के करना पड़ेगा। ठीक है सर वहाँ पे माइनस क्यों नहीं यूज कर रहे जब डिक्रीज हो रहा है तो? बेटा, इंटीग्रेशन में खुद ही आंसर आ जाएगा ना रे, प्लस या माइनस में, तो इंटीग्रेशन में करने की जरूरत नहीं। जैसे ए वाले में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, जरूरी थोड़ी कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा या डिक्रीज होगा, दोनों हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अगर फाइनल आंसर आपका प्लस में आया तो एक्सपांशन है, माइनस में आया तो कंप्रेशन है। ठीक है, लेकिन एरिया में थोड़ी पता, एरिया में तो आपको लिखना पड़ेगा ना। हेलो, हाँ सर। सर वो बाय पीवी ग्राफ एक बार फिर से बताइए ना। देख पीवी ग्राफ में बस अभी अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना मैं इसके। पीवी ग्राफ में जो वर्क डन आपको निकालना है वो कहां पर से निकालना है आपको? वर्क डन का कैलकुलेशन आपको हमेशा निकालना है कहां पर से? वॉल्यूम एक्सिस के अंदर जो एरिया बन रहा है उतने पोर्शन से आपको निकालना है। ठीक है, समझ गया? नो सर। वॉल्यूम एक्सिस का एरिया जो भी आएगा बेटा वो वर्क डन के बराबर आएगा। अभी क्वेश्चन बता रहा हूं ना मैं साहिल, अभी इसके तब और क्लियर होगा, अभी ऐसे नहीं होगा डायग्राम। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का। तो वर्क डन को आप तीन तरह से कैलकुलेट करोगे, एरिया से इंटीग्रेट करके, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, बट ये गैसेस के लिए अप्लाई है, ये पी डेल्टा वी वाला, सॉरी गैसेस नहीं सभी के लिए आएगा, लेकिन सॉलिड में एक्सपांशन बहुत कम होता है, लिक्विड में बहुत कम होता है चेंज वॉल्यूम में, बट गैसेस में ज्यादा एप्रिसिएबल होता है। तो ये फार्मूला जनरली हम गैसेस के लिए ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। टेकन। ठीक है, पेज नंबर 8। Now this is page number 8. देखो एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। यहाँ पे प्रेशर लिया हमने इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, वॉल्यूम लिया हमने मीटर क्यूब पे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो गैस है ये स्टेट ए से स्टेट बी तक जा रही है, कितना वर्क डन होगा? तो कितना वर्क डन होगा मतलब आपको कौन सा वाला एरिया निकालना है? ए से लेकर बी तक जाने के लिए आपको ये एरिया निकालना है। इसमें एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम ए टू बी, बाय गैस मतलब गैस की जगह में सीधा सीधा लिख दूं मैं अभी यहाँ पे। सो दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ A1 प्लस A2, है ना। अब क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा यहाँ पे? प्लस का साइन। A1 मतलब ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस कितना हो गया 18, और हाइट कितनी हो गई यहाँ पे 10, प्लस A2 रेक्टेंगल है एंड लेंथ हो गई इसकी 18 और ब्रेथ हो गई इसकी 5। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये? इट इज 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, लेकिन यहाँ पे 10 टू द पावर 5 हमेशा आएगा, इट इज ऑफ 10 टू द पावर 5 जूल। समझ गए? समझ गए कि नहीं? सर हमें कैसे पता चला कि वो
एक्सपांड हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है इसलिए क्या उसका स्लोप? ऊपर जाने से नहीं, देख स्टेट ए पे वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है और बी पे पहुंच के कितना मीटर क्यूब हो गया 20, सीधे सीधे पता चल रहा। आप डायग्राम देख के मत सोचो कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम कितना और फाइनल कंडीशन पे वॉल्यूम कितना है वो देख के करना है, ठीक है साहिल? ओके सर। हाँ, आपको ये नहीं देखना कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये यहाँ पे इंटू 10⁻³ पास्कल लिया मैंने और वॉल्यूम ले लिया मैंने लीटर में अभी, ठीक है। चल ये दे दे अभी। अब ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। यहाँ पे दिस इज स्टेट बी एंड इट इज 10 लीटर। ये स्टेट है, ये 2 लीटर है। यहाँ पे हो गया ये 20 और ये हो गया यहाँ पे 6, ठीक है। अभी बताओ अब कौन सा वाला एरिया आएगा? ये स्टेट ए है, ये इतना ना, इस पे ये A1 और ये A2। अभी क्या आएगा वर्क डन, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। क्यों भाई? वर्क डन फ्रॉम A टू B, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। ए पे वॉल्यूम 2 लीटर है ना बेटा, और बी पे कितना है 10 लीटर है। सॉरी सर, मुझे लगा वो 20 और 6 के तो उसमें आपको करीब- ग्राफ से नहीं सोचना है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये नहीं है, आपको वॉल्यूम देखना है। तो यहाँ पर भी देखोगे वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रहा है? ए से बी तक जाने में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर भी ए से बी तक जाने में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वर्क डन इज पॉजिटिव। यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। A1 प्लस A2 दोनों एरिया को ऐड कर दो तो A1 है रेक्टेंगल, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 8, हाइट इज यहाँ पे आ गया 14 एंड प्लस A2 कितना तुम्हारे पास में, लेंथ इज 8 एंड ब्रेथ इज 6। तो ओवरऑल इट इज 56 प्लस 48 into 10⁻³ पास्कल लीटर, बट इट इज नॉट द SI सिस्टम। समझ गए? पास्कल लीटर इज नॉट द SI सिस्टम। इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो ध्यान देना 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब एंड 10⁻⁶, और कभी कभी सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है। तो अगर लीटर है इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻³ लीटर। तो 1 लीटर किसके बराबर बन जाएगा आपका कन्वर्जन? यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 56 प्लस 48 हो गया आपका 104 10⁻³ पास्कल इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका अब जूल में आएगा, ठीक है। मतलब 104 जूल आ जाएगा क्योंकि ये 10⁻+3 और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इट इज 104 जूल इज द आंसर। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशन करते टाइम, ध्यान रखोगे, ठीक है। समझ गए? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा?